नमस्कार, स्वागत है आपका खेत खलिहान में। आपके साथ मैं हूं अंचल सिंह। फिर हाजिर है खेत खलिहान के नए एपिसोड, नई जानकारियों के साथ। और जैसा कि आप जानते हैं कि खेत खलिहान में हम कृषि संबंधी तमाम जानकारियां आप किसानों तक पहुंचाते रहते हैं ताकि इसका आप ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठा सकें। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे खरीफ में दलहनी फसलों की खेती के बारे में। जी हाँ, हाल में हमारे वित्त मंत्री ने भी काफ़ी तारीफ की किसानों को कि जिस तरीके से उन्होंने अपना योगदान दिया है और दलहन में हमने रिकॉर्ड प्रोडक्शन देखा है और ये प्रोडक्शन बना रहे, इसीलिए आज हम इस विशेष रिपोर्ट को लेकर आए हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि कैसे इस मौसम में आप बकरियों की देखभाल करें ताकि वो स्वस्थ बनी रहें। तो चलिए शुरुआत करते हैं खेत खलिहान की। खेत खलिहान में आज हम सबसे पहले बात करेंगे खरीफ में दलहनी फसलों की खेती के बारे में। खास तौर पर अगर इस मौसम की बात करें तो मूंग, उड़द और अरहर मुख्य दलहनी फसलें हैं जो कि किसान लेते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत तरह की सावधानियां बरतने की भी ज़रूरत है। मसलन किस तरह से खरपतवार नियंत्रण करें, कीटनाशकों का कैसे इस्तेमाल करें और पोषक तत्व प्रबंधन कैसे हमारे किसान कर सकते हैं। आइए जानते हैं सभी बातें हमारे विशेषज्ञ से। हमें बात करनी है कि खरीफ में कौन कौन सी जो फसलें हैं, विशेष करके दलहनी फसलें हैं, उनकी हम किस तरह से खेती तैयारी करें और कैसे उनकी बुआई करें। तो इसके लिए मैं बता दूं आपको, जो मुख्य बातें हैं वो ये है कि खरीफ में जो दलहनी फसलें हैं उनमें विशेषकर है अरहर है, मूंग है, उड़द है और लोबिया भी किसान भाई उगा सकते हैं। तो सबसे पहले बात आती है कि इन खरीफ दलहनी फसलों के लिए हमें क्या करना होता है। सबसे पहले बात यह है कि हमारे जो खेत होते हैं उनकी हमें तैयारी करनी होती है। तो मैं समझता हूँ कि किसान भाइयों ने ज़्यादातर खेतों की तैयारी कर चुके होंगे, क्योंकि हम जब गर्मी पड़ती है तो उस समय हम खेतों की गहरी जुताई कर देते हैं, जिससे क्या है कि आने वाले समय में हमारी जो खरीफ की फसलें हैं उनमें कीट और रोगों का प्रकोप कम से कम देखने को मिलता है। अब बात आती है कि बीज कहाँ से लें, कैसे लें और कौन कौन सी उन्नत किस्में हैं उनका प्रयोग आप कर सकते हैं। तो देखिए, खरीफ की जो दलहनी फसलें हैं उनमें मुख्य प्रकार के मैंने बताया कि अरहर है, मूंग है, उड़द है और लोबिया भी है। तो इनके लिए आप बीज उचित बीज का इस्तेमाल करेंगे और उन्नत किस्मों का बीज लेंगे तो आपकी जो फसल है उसकी जो पैदावार है वो भी ज़्यादा होगी। और बीज हमेशा आप या तो आईसीआर के इंस्टीट्यूट के एटिक सेंटर से लीजिए या फिर एनएससी के सेंटर्स हैं या स्टेट गवर्नमेंट के जो सेंटर्स हैं, आप वहाँ से भी बीज ले सकते हैं। और जहाँ तक बात आती है कि कृषि विज्ञान केंद्र भी हर एक डिस्ट्रिक्ट में उपलब्ध हैं, तो किसान भाई चाहे तो बीज आप वहाँ से भी ले सकते हैं। तो सबसे पहले बात है कि हमें बीजों का बिल्कुल व्यवस्था करनी है। और बीजों की जब व्यवस्था करनी है तो उन्नत किस्मों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके एरिया में कौन सी उन्नत किस्में ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और कौन सी उन्नत किस्में आपको ज़्यादा पैदा दे सकती है। तो इनमें विशेषकर बात करता हूँ मैं अरहर की। अरहर की जो उन्नत किस्में हैं उनमें विशेषकर है पूसा 991 है, पूसा 992 है, पूसा 201 है, पूसा 202 है। और इस तरह से ही जैसे उत्तर प्रदेश में भी पंतनगर से भी कई किस्में ईजाद की हुई हैं। उनमें विशेषकर मैं बता दूं आपको, पंत अरहर 291 है, वीएल अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 1 है, आज़ाद है, बिरसा अरहर जो कि बिहार और झारखंड के लिए इसकी संतुति की गई है। इसी प्रकार के जो पूसा अरहर 16 है वो बिल्कुल लेटेस्ट वैरायटी हमारे संस्थान ने निकाली है। तो इसकी जो अवधि है वो भी कम होती है, क्योंकि आपने देखा होगा कि अरहर की जो किस्में होती हैं वो कई अवधि की होती हैं। कुछ तो होती हैं काफ़ी लंबे समय में पकती हैं, कुछ होती हैं कि बहुत ही मध्यम अवधि की होती हैं। लेकिन आज के दिन काफ़ी किस्में ऐसी हैं जो कि कम अवधि में पक जाती हैं, यानी कि उनका जो दिन होता है पकने का वो 120 के लगभग 120-130 दिन में पककर तैयार हो जाती हैं। तो उनमें पूसा अरहर 16 जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण फसलें हैं। इसी प्रकार मैं बात करूंगा आपको मूंग की। मूंग में भी कई उन्नत किस्में हैं जिनका आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और उन्नत किस्मों में मूंग की है पूसा विशाल जो वैरायटी है वो बहुत अच्छी वैरायटी है और इसको हम ग्रीष्मकालीन समय में भी लगा सकते हैं और खरीफ में भी इसको लगा सकते हैं। दूसरी वैरायटी है पूसा 9531 और के 851 और SML 661, पूसा मूंग 1, नरेंद्र मूंग 1। ये मूंग की कुछ किस्में हैं जिनका किसान भाई इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी प्रकार हम बात करें उड़द की, तो उड़द में टाइप 9 है, पंत उड़द 3 है, शेखर 2 है, आज़ाद उड़द 1 है, नरेंद्र उड़द 1 है। इन किस्मों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और जब आप जो बीज आप जब इकट्ठा करेंगे और अच्छी एजेंसी से लेंगे तो बीज स्वतः ही वो प्रमाणित होगा और उसका ऑलरेडी बीजोपचार हो रखा होगा। लेकिन कुछ किसान भाई चाहें तो अपने घर का भी बीज इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको अगर लगता है कि हमारा बीज अच्छा है, अच्छी पैदावार हमें मिल सकती है, तो आप बीज को ज़रूर इस्तेमाल करिए, लेकिन बीज का उपचार करना ना भूलिए। तो बीज का उपचार करने के लिए भी आपको सबसे पहले जो कवकनाशी है, फफूंदीनाशी है, उसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। उसकी जो मात्रा है वो करीब 2 ग्राम प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से डालनी पड़ेगी। उसके बाद आप कीटनाशी है इमिडाक्लोप्रिड,
नामक करके जो ब्रॉड स्पेक्ट्रम आपकी जो कीटनाशी है उसका इस्तेमाल करें, और उसका जो क्वांटिटी डोज है वो करीब 10 से लेकर 12 मिलीलीटर प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से आप उसको मिला दीजिए। फिर बाद में बात आती है राइजोबियम कल्चर की, क्योंकि दलहनी फसलें हैं, इनकी खास विशेषता ये होती है कि हमारे वातावरण में जो उपस्थित नाइट्रोजन होती है उसको ये अपनी जड़ों में, ग्रंथियों में स्थिरीकरण कर लेती हैं, और स्थिरीकरण करने के बाद इनको नाइट्रोजन की आवश्यकता कम से कम पड़ती है। तो इसमें जो मुख्य रूप से जो हमारे जैविक जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, सूक्ष्म जो जीव है, वो है राइजोबियम। राइजोबियम के माध्यम से ये जो हमारे वातावरण में जो नाइट्रोजन है उसका स्थिरीकरण ये जड़ों में कर सकते हैं। अब बात आती है खाद की और बुआई की। देखिए, ये तो आपने बीज ले लिया, अब बीज की मात्रा कितनी होनी चाहिए इसका भी किसान भाइयों को पता रहना चाहिए। जब हम बात करते हैं अरहर की, तो अरहर में 3 अवधि की किस्में होती हैं, लेकिन किसान भाई आज की डेट में मध्यम अवधि और छोटी अवधि की फसलें ही इस्तेमाल करते हैं। तो उनके लिए बीज की जो मात्रा है वो करीब 10 से लेकर 14 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से डाल सकते हैं। ऐसे ही जब मूंग की बात करते हैं तो मूंग भी करीब 12 से लेकर 15 किलोग्राम बीज प्रति हेक्टेयर के हिसाब से चाहिए, और उड़द है उसकी जो क्वांटिटी है वो करीब 15 से लेकर 16 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप बीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात आती है कि बीज को हम कैसे बोएं। बीज को हमेशा पंक्तियों में बोना चाहिए, यानी कि उसमें रो अरेंजमेंट होना चाहिए, और इसमें जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो अलग अलग फसलों के हिसाब से होती है। जैसे अरहर की बात करते हैं तो अरहर में अगर मध्यम और छोटी अवधि की फसलें हैं, जो किस्में हैं, उनका आप जो पंक्ति से पंक्ति की दूरी है वो करीब 50 से लेके 75 सेंटीमीटर तक होती है, और पौधे से पौधे की दूरी करीब 20 से लेके 25 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार मूंग की बात करते हैं तो मूंग में 30 से 35 सेंटीमीटर की पंक्ति से पंक्ति दूरी होती है, और पौधे से पौधे की दूरी करीब 10 से 15 सेंटीमीटर होती है। इसी प्रकार उर्द में भी इसी तरह की आप पंक्ति से पंक्ति और पौधे से पौधे दूरी का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब बात आती है कि भाई आपने सब कुछ व्यवस्था कर ली है बीज की, तो खाद की व्यवस्था भी आप कर रहे हैं। तो खाद में सबसे पहले बात आती है, अगर आपके पास देसी खाद अगर उपलब्ध है, यानी कि जो फार्म यार्ड मैन्यूर है अगर वो उपलब्ध है, या कंपोस्ट है, या वर्मी कंपोस्ट है, तो किसान भाई उसका इस्तेमाल ज़रूर करें। और खेत में बुआई से पहले करीब 5 से लेकर 10 टन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आप फार्म यार्ड मैन्यूर डाल सकते हैं, और उसको अच्छी तरह से मिला सकते हैं। मिलाने के बाद आपको उसमें कुछ तत्व और मिलाने पड़ते हैं, क्योंकि अभी जो फसलें हैं हमारी दलहनी फसलें, उनमें नाइट्रोजन की मात्रा तो कम से कम चाहिए, क्योंकि इनके अंदर जो ग्रंथियां होती हैं जड़ों में, वो उससे अपनी नाइट्रोजन की पूर्ति कर लेती हैं। लेकिन शुरुआत दौर में क्या होता है, करीब 10 से लेकर 20 दिन तक ये फसलें अपनी जो ग्रंथियां उनको डेवलप नहीं कर पाती हैं। इसलिए किसान भाइयों को चाहिए कि कम से कम 10 से लेकर 15 किलोग्राम नाइट्रोजन प्रति हेक्टेयर के हिसाब से आपको डालना चाहिए। वो एज ए स्टार्टर डोज होगी, और जो शुरू में जब आवश्यकता पड़ती है नाइट्रोजन की, तो वो पौधे वहाँ से आप पौधे ले सकते हैं। अब बात आती है फास्फोरस और पोटेशियम। फास्फोरस और पोटेशियम की पूरी मात्रा आपको बुआई के समय देनी होती है, और फास्फोरस की जो मात्रा होती है वो करीब होती है 50 से लेकर 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और पोटाश की जो मात्रा होती है वो 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होती है। ये तीनों ही फसलों के लिए उचित होती है। और अब बुआई जब का समय आ गया, यानी कि पानी, यानी कि पहली बारिश जब आपके यहाँ होगी, अच्छी सी बारिश होगी, उसके बाद आप 24 घंटे के बाद आप बुआई कर सकते हैं। और बुआई करने के तुरंत बाद आपको खरपतवारनाशक का भी इस्तेमाल करना होता है, क्योंकि आपने देखा होगा कि कई बार खरपतवार आपके खेत में आते हैं, तो वो खेत में आपकी दलहनी फसलें हैं उनका बड़ा नुकसान पहुंचाती हैं। क्योंकि खरपतवार जो होते हैं वो हमारे जो पौधे हैं उनके लिए पोषक तत्वों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं, और दूसरा पानी के लिए करते हैं, तीसरा आपकी हवा के लिए करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड के लिए करते हैं। तो हमें खरपतवारों का नियंत्रण करना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने गर्मी में अच्छी जुताई की होगी तो ज़्यादातर खरपतवारों का नियंत्रण हो चुका होगा, लेकिन अगर किसान भाइयों ने ऐसा नहीं किया है तो वो बुआई के तुरंत बाद एक खरपतवारनाशी है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और खरपतवारनाशी का नाम है पेंडिमेथिलिन। पेंडिमेथिलिन का जो इस्तेमाल है वो हम लोग बुआई के तुरंत बाद करते हैं, लेकिन उगने से पहले, बीज उगने से पहले इसका इस्तेमाल करना होता है। यानी कि आप बुआई करेंगे उसके 1-2 दिन बाद, 1-2 दिन के तुरंत बाद आप पेंडिमेथिलिन का स्प्रे कर सकते हैं। और इसकी जो मात्रा है वो करीब होती है 900 ग्राम से लेकर 1 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। आप 900 से लेकर 1 किलोग्राम आप पेंडिमेथिलिन ले लीजिए, और इसको आप 700 लीटर पानी में मिला लीजिए और घोल बना लीजिए। घोल बनाकर आप इसका छिड़काव पूरे खेत में कर दीजिए। तो आने वाले समय में आपका जो खरपतवार है वो कम से कम पैदा होगा, और वो आपकी जो फसल है उसके साथ कम से कम प्रतिस्पर्धा करेंगे।
तो अभी आपने विशेषज्ञ से जाना है कि इस मौसम में कैसे करें आप दलहनी फसलों की खेती, कौन कौन सी महत्वपूर्ण बातें हैं जिनका ध्यान रखना ज़रूरी है। किसान अपने विवेक, अपनी मेहनत और अपने एक्सपीरियंस के साथ साथ अगर विशेषज्ञों की सलाह को भी मानेगा तो जाहिर सी बात है कि इसका फ़ायदा उसे प्रोडक्शन यानी उत्पादन के तौर पर देखने को मिलेगा। इसी के साथ ही वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो बात करेंगे कि इस मौसम में कैसे करें आप बकरियों की देखभाल ताकि वो स्वस्थ बनी रहें। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। ब्रेक के बाद खेत खलिहान में एक बार फिर आपका स्वागत है और अब हम बात करेंगे गरीब की गाय यानी बकरी के बारे में। जी हाँ, बकरी एक ऐसा पशु है जिसे हमारे पशुपालक आसानी से पाल सकते हैं। बहुत ज़्यादा बीमार भी पशु नहीं पड़ता है, लेकिन फिर भी मौसम को देखते हुए इनके लिए उचित व्यवस्था करनी भी ज़रूरी है ताकि हमारी बकरियाँ स्वस्थ रहें और हमारे पशुपालकों को किसी तरह का नुकसान ना हो। तो आइए देखते हैं कि इस मौसम में कैसे करें बकरियों की देखभाल। कम लागत और सामान्य रखरखाव के साथ बकरी पालन संभव है और इसलिए कई किसानों की जीविकोपार्जन का ये एक बेहतरीन जरिया है। बरसात का समय आ चुका है और ऐसे में पशुपालन करने वाले पशुपालकों को कुछ बातों का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि ये ऐसा समय है जब बीमारियों और संक्रमण का खतरा होने लगता है। तो ऐसे में बरसात के मौसम में बकरियों की देखभाल कैसे करें, इस पर आज हम बातचीत करेंगे भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के कृषि ज्ञान प्रबंध निदेशालय के परियोजना निदेशक डॉक्टर सत्येंद्र कुमार सिंह से। डॉक्टर सिंह, बहुत बहुत स्वागत है आपका। डॉक्टर सिंह, हमें सबसे पहले ये बताएं कि यूं तो बकरी पालन में बहुत ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन बरसात का मौसम महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है? किसान भाइयों, जैसा आपको मालूम होगा कि ग्रीष्मकाल या गर्मी का ऋतु जो है बकरियों के उत्पादन के लिए सबसे अनुकूल होता है। जब भी कभी मौसम परिवर्तन होता है तो बकरियों में, विशेषकर जानवरों में, एक उत्तम प्रबंधन की आवश्यकता होती है। सबसे ज़्यादा जो है प्रतिकूल मौसम बकरियों के लिए बरसात का है, लेकिन इस प्रतिकूलता को हम एक अच्छे प्रबंधन से कम कर सकते हैं, उनकी उत्पादकता को बनाए रख सकते हैं। पहली चीज़ ये है कि जैसे ही बरसात होता है तो सभी प्रकार के जो बीमारियां होती हैं बकरियों की आने लगती हैं। उसमें प्रमुख बीमारियां हैं पेट के परजीवी, बाह्य परजीवी। दूसरा जो उनकी प्रतिकूलता होती है खाने पीने की। इसके बाद जो है जब नमी मौसम में जो है वातावरण में जो नमी की मात्रा बढ़ जाती है तो कई तरह के जो है विषाणु और जीवाणु जनित बीमारियों का भी फैलने का जो है चांस होते हैं। तो किसान भाई, आपको ऐसा प्रबंधन, उत्तम प्रबंधन करना पड़ेगा जिससे कि ये सभी चीज़ों से बचा जा सके। डॉक्टर सिंह, जैसा कि आपने बताया कि बरसात के मौसम में रोगों का प्रकोप ज़्यादा हो सकता है, ऐसे में जो बकरियां हैं उनका स्वास्थ्य बेहतर रहे, इसके लिए पशुपालकों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? किसान भाइयों, बरसात शुरू होने से पहले जानवरों में, विशेषकर बकरियों में 4 तरह के टीके लगाए जाते हैं। पहला टीका PPR, जिसको कि बकरियों का प्लेग कहा जाता है, अवश्य लगवा लें। दूसरा जो है इंट्रोटॉक्सीमिया, जो है अतड़ी के ज्वर का है, अतड़ियों में इन्फेक्शन होता है, डायरिया, डिसेंट्री हो जाता है, जहर फैलता है, उसका टीका लगवा लीजिए। तीसरा टीका जो है FMD वैक्सीन है। तो ये 3 टीके जहाँ जहाँ कहीं FMD होती है ये लगाए जाते हैं, पूरे देश में लगाए जाते हैं। लेकिन चौथा टीका, जहाँ पर कभी भी गोट पॉक्स, जो पॉक्स की बीमारी है, जहाँ कहीं भी हो वो गोट पॉक्स ही लगाए जाते हैं। तो 3 टीके तो मैंने बताया आपको प्रमुख हैं, चौथा टीका आवश्यकता अनुसार लगाया जाना चाहिए। तो पहला तो टीका हुआ। दूसरा क्या है कि जैसे ही बरसात आरंभ होती है, पहले और दूसरी बरसात के बाद ही बहुत सारे परजीवी, चाहे बाह्य परजीवी हों चाहे आंतरिक पेट के परजीवी हैं, ये बढ़ना आरंभ कर देते हैं। तो आप डॉक्टर की सलाह से उनको पेट के जो कीड़े मारने वाली दवाएं हैं कम से कम दे दें
पहली बार तो बरसात के आरंभ होने के तुरंत बाद दे दें। और अगर आप देखें कि उनमें जुएँ एवं और किलनी का अगर प्रकोप होता है तो उसके लिए डॉक्टर की सलाह से जो बाज़ार में दवाएं आती हैं उनको नहला दें। इससे क्या होगा कि जब पेट में या बाहर जो है चमड़ी पे कोई वो नहीं होगा, परजीवी नहीं होगा, तो उनका खून नहीं चूसा जाएगा और वो स्वस्थ होंगे। जी बिल्कुल। तो आपने जाना कैसे कि टीकाकरण इस वक्त बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन ज़रूरी कई और बातें भी हैं। जैसे कि डॉक्टर सिंह आपने बताया था कि बरसात का ये जो मौसम है वो भोजन के मामले में प्रतिकूल है। ऐसा क्यों है और किस तरह से ध्यान भोजन का रखना चाहिए? किसान भाइयों, आपने अनुभव से सीखा होगा कि बरसात में बकरियां जो है ना, कोई भी जो भीगा चारा है नहीं खाते हैं। तो पहली आपको सलाह मैं ये देता हूँ कि जब कभी भी बरसात हो तो तुरंत बकरियों को चरागाह में न छोड़ें। कम से कम 3-4 घंटे का जो है बाद में, बरसात होने के बाद आप छोड़ें। इसमें बरसात में बकरियों के खान पान में 3-4 चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। पहली तो ये है कि जब बरसात में बहुत सारे जो है घास और जो है चारागाह में बहुत सारे जो है भोजन उपलब्ध होते हैं, हरा चारा उपलब्ध होता है, लेकिन उसमें पानी की मात्रा बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। सामान्यतया अगर आप देखें तो गर्मियों में हरे चारे में पानी का जो प्रतिशत होता है 75 से 80% होता है, लेकिन बरसात में ये जो है 85% तक हो जाता है। तो जब पानी की मात्रा ज़्यादा होती है तो बकरियां जो है कम समय में ज़्यादा खा लेती हैं और केवल पेट में ज़्यादा पानी हो जाता है, जिसको मूत्र त्याग करके वो निकाल देती हैं। तो पहली चीज़ में ये है कि उनको बार बार अगर हरे चारे पे चरागाह भेजते हैं तो दिन में कम से कम 2-3 बार ले जाइए, जिससे कि वो 2-3 बार भोजन ले लें। पानी ज़्यादा मिलेगा लेकिन मूत्र त्याग भी ज़्यादा करेंगे। एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि बकरियां बहुत लालची होती हैं, तो उनके बाड़े में आप जो है भूसा, अब भूसा भी आप ये देखें कि 2 दाल वाली, चने की, मसूर का, अरहर का, ये जो 2 दाल वाली जो फसलें हैं बकरियां उन्हीं के भूसे को पसंद करती हैं। गेहूं और जौ के भूसे बकरियां नहीं पसंद करती हैं। और गेहूं और जौ के भूसे का मूल्य भी ज़्यादा होता है क्योंकि ये गाय और भैंस खाती हैं। तो आप जो है बरसात में अगर आपको एक बकरी पे 600 से 1 किलोग्राम तक भूसा देते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगा कि लगभग 1 किलोग्राम भूसा बरसात में देना शुरू कर दें, जिससे कि उनको पेट में पानी के साथ साथ जो है शुष्क, जिसे ड्राई मैटर कहते हैं, वो ज़्यादा जाए। तीसरा चीज़ ये है कि जो आपको हरा चारा मिलता है बरसात में, चारागाह में जो मिलता है या कहीं भी आपको मिलता है, उसको अगर आप काट के लाते हैं तो थोड़ा से सुखा लें। कम से कम उसको 24 घंटे तक सुखा दें, या तो छाया में ही सुखा लें या बाहर खुले मैदान में सुखा लें। सुखाने के बाद उनको दें, जैसे कि उनमें जो है पेट में पानी की मात्रा कम जाए। जी डॉक्टर सिंह, भोजन के साथ साथ आवाज़ भी बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो ऐसे में हमें बताएं कि बाड़ी की व्यवस्था किस तरह करनी चाहिए? किसान भाइयों, बाड़े का प्रबंधन अगर आप उत्तम तरीके से कर लेते हैं तो मेरा ये मानना है कि 80 से 90% बकरियों की बीमारियां कम हो जाती हैं। ऐसा क्यों कि जितने भी बकरी लगभग 12 से 14 घंटे बाड़े में रहती है और मेंगनी भी वहीं करती है, पेशाब भी वहीं करती है, तो तरह तरह के वहाँ जो है विषाणु, जीवाणु, परजीवी वहाँ पनपते हैं। हमें क्या करना है कि प्रबंधन के माध्यम से ये जीवाणु विषाणु बाड़े के अंदर न पनपें, ये ऐसी व्यवस्था करनी है। तो बरसात के पहले हम क्या सलाह देते हैं कि अगर आपका बाड़ा कच्चा है, उसकी फर्श कच्ची है, तो लगभग 2 से 3 इंच मिट्टी आप पूरे बाड़े की निकाल लें। निकालने के बाद बाहर कहीं दूर जहाँ पे चरागाह नहीं हो, खेतों में डाल दें, क्योंकि ऐसा होगा आप चरागाह में डालेंगे तो बकरियाँ वहीं चरने जाएंगी, वहीं से फिर वो जीवाणु विषाणु लेके घर आएंगे। बाड़े से निकालने के बाद आप ऐसा करें कि फर्श पे, सतह पे लगभग एक जो है 60 गुणा 20 फीट के बाड़े में आप 20 से 30 किलो बिना बुझा हुआ चूना और लगभग आधा से 1 किलो नीला थोथा मिला करके आप बुरकाव कर दें। बुरकाव करने से क्या होगा कि जितने जीवाणु विषाणु वहाँ बच गए हैं वो मर जाएंगे। इसके बाद आप बाहर से लगभग 1 फीट मिट्टी हटा करके नीचे की मिट्टी ला करके कि जितना आपने मिट्टी निकाली थी उतना भर दीजिए। उससे क्या होगा कि जब आप बाहर से मिट्टी लाएंगे 1 फीट निकाल, सतह से 1 फीट नीचे वाली, तो उसमें कोई भी जीवाणु विषाणु नहीं होगा।
तो पहली बात ये होगी कि आपके बांडे की फर्श जहाँ पे बकरियाँ सोती हैं, बैठती हैं, वो एकदम अच्छा हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपकी दीवार है तो दीवार पे आप देख लीजिए कि अगर परजीवी ज़्यादा है, आपको दिखें कि वहाँ परजीवी टहलते हुए दिख रहे हैं, तो वहाँ पर भी आप डॉक्टर की सलाह से कोई उचित दवा लेकर के उसको जो है वहाँ पे परजीवियों को मारने के लिए छिड़काव कर दें। आपका जो पशु चिकित्सक है वो दवा बता देगा, आपको मात्रा बता देगा। तीसरी चीज़ ये है कि इसमें बरसात में 2-3 चीज़ें साथ साथ चलती हैं। एक तो बकरियाँ, ज़्यादातर बकरियाँ, लगभग 80 से 90% बकरियाँ जो है मादा बकरियाँ गाभिन होती हैं और जो है उनका ब्यात के चौथे या 5 महीने में इनका गर्भकाल होता है, तो चौथे 5वें महीने में होती हैं। उनके लिए भी विशेष व्यवस्था करनी पड़ेगी। थोड़ा सा आप बकरियों को पहले लगभग 10 से 15 स्क्वायर फीट जो मध्यम आकार की बकरियाँ जगह दी जाती है, तो जब आपको मादा और जो गाभिन बकरियाँ उनको 15 से 20 स्क्वायर फीट जगह दे दीजिए, जिससे कि उनको चलने फिरने की पर्याप्त जगह मिल जाए बांडे में और उनको आराम करने की जगह मिल जाए। इसके बाद क्या है कि ब्यात के लिए अगर आपके पास ज़्यादा बकरियां हैं, 150, 200, 500 बकरियां रखते हैं, तो अलग से ब्यात घर बनाएं। उसमें जैसा मैंने बताया कि मिट्टी का शोधन कर लें, दीवालों का भी शोधन कर लें और फ्यूमिगेशन भी होता है, जैसे कि हमारे आदमियों के हॉस्पिटल में भी होता है। तो फ्यूमिगेशन भी किसी पशु चिकित्सक की सलाह से कर लें आप। उसको 1-2 महीने तक आप बंद कर लें, क्योंकि ब्यात वहीं होगा। ब्यात में क्या होता है कि जो बच्चे मेमने पैदा होते हैं उनको किसी भी तरह का इन्फेक्शन नहीं लगना चाहिए। अगर वो स्वस्थ बांडे में पैदा होंगे तो स्वस्थ होंगे, अन्यथा क्या होगा कि वो बहुत कमज़ोर होते हैं, मेमने बहुत छोटे होते हैं, उनको जो अगर मिट्टी से कोई बीमारी लग गई तो बचाना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि उसमें प्रतिरोधी क्षमता बहुत कम होती है। तो ये 2-3 चीज़ें जो है बांडे के बारे में बहुत आवश्यक है कि अगर आपके पास बकरियाँ ज़्यादा है तो अलग से ब्यात घर बना लें, उनका हर तरह से शोधन कर लें। 1-2 महीने पहले ही उसको बंद कर लें, जैसे कि कोई भी बकरा, स्वस्थ एडल्ट बकरा या बकरी न जाए, केवल उसमें ब्यात हो। तीसरी चीज़ ये है कि अगर आपके पास 25-30 से ज़्यादा बच्चे पैदा होने वाले हैं तो एक छोटा सा मेमनों के लिए भी एक घर बना लें, जिसका भी शोधन कर लें और लगभग 10 से 15 दिन तक माँ के साथ रखने के बाद आप उन मेमनों को इस जो है मेमनों वाले घर में ले जाएं, जो कि शोधित हो, जो कि जिससे कि मेमनों को भी कोई बीमारी न लगे। ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि बाड़े के बारे में है। ऐसा आप करेंगे तो निश्चित तौर पे आपकी बकरियों को कोई भी बीमारी नहीं होगी और स्वस्थ। डॉक्टर सिंह, आपने विस्तार से बारिश के इस मौसम में बकरियों और नवजात मेमनों की भी देखभाल के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका धन्यवाद। किसान भाइयों, आशा है कि आप एक उत्तम प्रबंधन द्वारा अपनी बकरियों से अच्छी आय कमाएंगे, ऐसी मुझे आशा है। तो अभी आपने जाना कि कैसे इस मौसम में हम अपनी बकरियों को स्वस्थ रह सकते हैं, कौन कौन सी विशेष बातें हैं जिनका ध्यान रखना हमारे पशुपालकों के लिए ज़रूरी है। इसी के साथ ही आज के खेत खलिहान में फिलहाल इतना ही। कार्यक्रम की शुरुआत में हमने आपको जानकारी दी कि खरीफ की दलहनी फसलों की खेती किस तरीके से करें, विशेषज्ञ से हमने विशेष जानकारियाँ भी ली। आशा करते हैं सभी बातें आपके ज़रूर काम आएंगी। फिलहाल दीजिए इजाज़त। खेत खलिहान के नए एपिसोड में फिर मुलाकात होगी नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।